नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एड्यूटेनमेंट शो पर, जहां आज हम एक बार फिर लेकर आए यूपी टेट सी टेट बीओ 2020 की श्रृंखला, जिसमें आज का हमारा विषय है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, जिससे जुड़ी हुई हम दूसरी सीरीज लेकर आए। 60 प्रश्नों की पहली सीरीज हम जो है ला चुके हैं, ये दूसरी सीरीज है और इसकी 3 सीरीज और बाकी हैं। तो ये 300 प्रश्नों का एक ऐसा आपको पैकेट मिलेगा जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा तैयारी करने में सुविधा रहेगी। तो ये भाग 2 है इसका। इसमें भी 60 प्रश्नों की सीरीज ली गई है और बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हम सारे प्रश्नों को एक एक करके समझाएंगे और आप जो है इन प्रश्नों को अच्छे से नोट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके किसकी जानकारी हो? शिक्षक को हो। तो उसके व्यवहार की जानकारी शिक्षक को होना आवश्यक है। देखिए, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे पहली चीज़ जो जरूरी है, बालक के व्यवहार के बारे में शिक्षक को जानकारी हो। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या होता है? व्यवहार का विज्ञान, अर्थात मन का विज्ञान। तो अगर उसकी जानकारी शिक्षक को है तो उसका विकास कर सकता है, अगर नहीं है तो उसे समस्या आएगी। अगला प्रश्न हमारा, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक आधार पर द्वारा दिए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? तो भाई ये सिद्धांत था अल्बर्ट बंडूरा का। अल्बर्ट बंडूरा का कौन सा सिद्धांत? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। देखिए, अल्बर्ट बंडूरा ने क्या बताया, बच्चा जो है समाज में जो भी चीज़ें घटित होती हैं उसमें से जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, नकारात्मक चीज़ें होती हैं, उनको जल्दी सीखता है। तो समाज का उसके ऊपर बहुत अमिट प्रभाव पड़ता है। तो समाज में ऐसी गतिविधियां उसके सामने ना हो, तो इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने। तो ये उन्हीं का जो है उनके प्रयोग पर आधारित है। अगला है, समाजीकरण का अर्थ होता है समाज में समायोजित होना। ठीक है, एडजस्टमेंट इन द सोसाइटी इज द मीनिंग ऑफ समाजीकरण। समाजीकरण का मतलब होता है आप समाज में समायोजित हो गए, तो वही आपका समाजीकरण हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था में होता है? तो ये होता है आपका किशोरावस्था के दौरान। देखिए, किशोरावस्था को संवेगों की अवस्था कहते हैं हम। ठीक है, और सबसे अच्छी और सबसे तूफानों की अवस्था कहते हैं किशोरावस्था को। तो समाजीकरण की प्रक्रिया जो है इस दौरान जटिल होती है। क्यों जटिल होती है? कि जो किशोर होता है वो बड़ा सैद्धांतिक होता है, मतलब चीज़ों को क्या करता है, निरीक्षण करने की शक्ति, तर्क क्षमता, ये सब चीज़ें विकसित हो जाती हैं, जिससे उसे समाजीकरण में जटिलता आती है। लेकिन उस चीज़ को एडॉप्ट बहुत जल्दी कर लेता है। तो ये किशोरावस्था के दौरान ऐसा होता है। अगला प्रश्न हमारा, अपनी कक्षा के बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना बर्ताव कैसा रखना चाहिए? तो उसका बर्ताव कैसा होना चाहिए? स्नेहिल और सहानुभूतिपूर्ण। कैसा होना चाहिए? स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण। देखिए, बच्चे को आपको कोई चीज़ अगर सिखानी है तो आप उसे डरा धमका कर नहीं सिखा सकते। उसके लिए सबसे पहले आपको उसके प्रति सहानुभूति रखनी होगी कि भाई वो किस परिस्थिति से आया है, उसका व्यवहार कैसा है, फिर वो आपकी चीज़ों को सुनेगा, समझेगा। अगला प्रश्न हमारा, समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं? परिवार एवं पड़ोस। देखिए, अनुकरण के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो है परिवार और पड़ोस है। क्यों? देखिए, बच्चा घर में परिवार में रहता है तो सबसे वो अपने बड़े बुजुर्गों, पेरेंट्स, भाई बहन सबका अनुकरण करता है। और फिर जब वो घर से बाहर निकलता है, फिर अपने आसपास जो पास पड़ोस में उसके समाज में जो गतिविधियाँ हो रही होती हैं वो उनका अनुकरण करता है। तो अनुकरण के लिए सबसे उपयुक्त कौन है? परिवार एवं पड़ोस। ठीक, अगला है आपका, मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसकी मुख्य विशेषता है अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन कि इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है? नैतिक तर्कणा। नैतिक तर्कणा। देखिए, अगर बच्चा सही और गलत का निर्णय लेने लग जाए तो हम कहते हैं उसके अंदर नैतिक तर्कणा की शक्ति विकसित हो गई। नैतिक का मतलब सही और गलत का अगर जो बच्चा फैसला कर ले, ठीक है, तो वो जो है नैतिक रूप से विकसित हो गया। अगला प्रश्न हमारा, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो ये है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न,
वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? पूर्व क्रियात्मक अवस्था। पूर्व क्रियात्मक अवस्था। देखिए प्याजे का सिद्धांत है, वाइगोस्की का सिद्धांत है और एक और था कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। ये तीनों सिद्धांत बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए आप लोग, और ये परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, संवेदी गत्यात्मक अवस्था को किस और नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है इंद्रिय गामक अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, सॉरी इंद्रिय जनित गामक अवस्था। अगला है अधिगम अंतरण से क्या तात्पर्य है? किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखना ही अधिगम अंतरण कहलाता है। किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर, देखिए जो पूर्व ज्ञान होता है उसके आधार पर नई चीज़ को सीखना। जैसे अगर कोई बच्चा साइकिल चलाना जानता है तो जो मोटरसाइकिल है उसे सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और आसानी से सीख जाएगा। ठीक ऐसे ही कोई बच्चा लिखना जानता है तो वो पढ़ना भी आसानी से सीख लेगा। तो ये पूर्व ज्ञान का नए ज्ञान को सीखने में प्रयोग करना ही आपका क्या कहलाता है? अधिगम अंतरण। अगला प्रश्न, अधिगम अंतरण कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है, एक धनात्मक, एक शून्य और एक ऋणात्मक। अब तीनों क्या होते हैं? देखिए धनात्मक अंतरण क्या होता है? जब बच्चा किसी चीज़ को सीख लेता है पूर्व ज्ञान के आधार पे। शून्य अंतरण है कि कोई चीज़ उसने पहले सीखी लेकिन उसका नई चीज़ को सीखने के लिए प्रयोग नहीं कर पा रहा है, शून्य है। और ऋणात्मक अंतरण का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ उसने सीखी और नई चीज़ तो सीखना दूर की बात है, वो जो सीखी थी वो भी भूल गया, तो वो कहलाता है आपका ऋणात्मक अंतरण। ऐसे अगला प्रश्न हमारा, धनात्मक अंतरण कितने प्रकार का होता है? तो धनात्मक अंतरण 3 प्रकार का होता है, क्षैतिज, लंबवत और द्विपार्श्विक। क्षैतिज, लंबवत और द्विपार्श्विक। अगला है, अब बात करते हैं विकार, गणित संबंधी विकार। तो इसकी हमने अलग से एक वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। गणित संबंधी विकार को हम बोलते हैं डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया बोलते हैं। ऐसे पढ़ने संबंधी विकार को बोलते हैं डिसलेक्सिया। अगला है आपका लिखने संबंधी विकार को बोलते हैं डिसग्राफिया। अगला है आपका लिखना, पढ़ना, बोलना, तीनों जिसमें विकार होते हैं उसे बोलते हैं डिस्प्रैक्सिया। अगला है अवधान संबंधी विकार को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं ADHD। इसकी फुल फॉर्म है अटेंशन डिफिक्स्ड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD। ठीक, अगला प्रश्न, विशिष्ट बालक कौन होते हैं? तो वे बालक जो सामान्य बालकों से हटकर होते हैं, उन्हें एक नया नाम दिया गया है, विभिन्न योग्यता रखने वाले बालक। देखिए विशिष्ट बालक क्या होते हैं? एक तो होता है बालक, तो बालक की कैटेगरी होती है सामान्य, विशिष्ट। तो विशिष्ट बालक वे होते हैं जिसके अंदर विशिष्ट क्षमताएं या विशिष्ट योग्यताएं होती हैं किसी कार्य को करने के लिए। कोई काम आप किसी बच्चे को देंगे क्लास में तो कोई जो है उसको अपनी साधारण गति से करेगा और कोई बच्चा जो है उसको बहुत जल्दी अच्छी तरीके से करेगा, तो हम उनको बोल सकते हैं, उसको रख सकते हैं विशिष्ट बालक की श्रेणी में। ठीक है, और हर कक्षा में ऐसे बालक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका लक्षण है? तो ये आपका डिस्ग्राफिया है। शब्दों के में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्षर चाचो स्मृति का हास करना क्या है? ये आपका डिसलेक्सिया। क्या है? डिसलेक्सिया। अगला है भाषा बोधन से संबंधित विकार है, तो इसको बोलते हैं भाषाघात। शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को सामान्यतः क्या होता है? तो डिस्ग्राफिया होता है, उन्हें लिखने में समस्या आती है जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से की समस्या से संबंधित, डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या से संबंधित है। डिस्थीमिया क्या होता है? देखिए डिस्थीमिया होता है आपका गंभीर तनाव की अवस्था, इसको हम बोल सकते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन से भी मतलब डिप्रेशन की भी कौन सी स्टेज? हाई स्टेज, तो उसको बोलते हैं डिस्थीमिया। अगला है आपका गणित को समझने की अशक्तता है, ये कहलाती है आपकी डिसकैलकुलिया। डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किससे संबंधित है? लिखने से संबंधित, ये लिखने की समस्या होती है डिस्ग्राफिया। अगला है डिसलेक्सिया कैसा विकार है? पठन विकार। निम्न में से मौखिक रूप से सीखने की अशक्तता कौन सी है? तो इसको बोलते हैं डिसएफेजिया या अफेजिया। मौखिक रूप से आप चीज़ों को नहीं सीख पा रहे हैं, जल्दी से ग्रेस्प नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे क्या है? अफेजिया। क्षेत्र सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है कर्ट लेविन को। कर्ट लेविन किस विचारधारा से प्रभावित थे? गेस्टाल्टवादी विचारधारा से। गेस्टाल्टवादी में आपके कोहलर, वर्दीमर और कोपका थे। कर्ट लेविन किस विचारधारा के थे?
संज्ञानवादी। कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से। देखिए इन्होंने क्षेत्र सिद्धांत दिया था जिन्होंने बताया था कि जीवन के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उसमें बच्चे का विकास किस तरीके से होता है और कैसे क्या होता है। तो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से अधिगम की श्रेणी का क्रम सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था रॉबर्ट गैने ने। रॉबर्ट गैने किस विचारधारा के थे? ये भी संज्ञानवादी के थे, संज्ञानवादी। रॉबर्ट गैने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? तो संकेत अधिगम। अगला प्रश्न, रॉबर्ट गैने के अनुसार अधिगम का सबसे उच्च स्तर कौन सा है? तो ये होता है आपका समस्या समाधान अधिगम। अगर कोई बच्चा या कोई भी किसी समस्या का समाधान करने लगे तो वो अधिगम के अपने उच्च स्तर पे है। ठीक है। अगला प्रश्न, सुल्तान नाम के चिंपांजी पर किसने प्रयोग किया था? तो कोहलर ने किया था। ये कोहलर। चूहे पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? स्किनर ने। देखिए जो स्किनर ने किया था इसको हम बोलते हैं उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, और जो कोहलर ने किया था इसको बोलते हैं सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अगला है बुद्धि का प्रतिदर्श नमूना सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था थॉमसन ने। बुद्धि को नापने के लिए मानसिक आयु संप्रत्यक किस विद्वान ने दिया? तो ये दिया था अल्फ्रेड बिने ने 1905 में। किसका? मानसिक आयु का प्रत्यय। मानसिक आयु क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा अपनी उम्र से ज़्यादा कार्य करना या कम कार्य करना ही मानसिक आयु कहलाती है। देखिए मानसिक आयु क्या होती है? कोई बच्चा या व्यक्ति जो है उसकी उम्र कुछ भी है, अगर वो अपनी उम्र से ज़्यादा काम कर रहा है दिमाग से या कम काम कर रहा है तो वही उसकी मानसिक आयु कहलाती है। अगर ज़्यादा है तो मानसिक आयु ज़्यादा है, कम है तो कम है। अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में, मंद बुद्धि, कोशाग्र बुद्धि, औसत बुद्धि। ठीक है। अगला प्रश्न, स्टर्न ने बुद्धि लब्धि, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस कोशेंट, को कब मापा? कौन सा सूत्र दिया? तो स्टर्न ने 1912 में बुद्धि लब्धि को मापा, 1912 में, और एक सूत्र दिया बुद्धि लब्धि IQ = मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुणा 100। देखिए मानसिक आपकी मेंटल एज हो गई, वास्तविक आपकी क्रोनोलॉजिकल एज हो गई, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका IQ लेवल निकल आएगा। अगला प्रश्न हमारा, भाटिया परीक्षण का संबंध किससे है? तो बुद्धि को नापने के लिए भाटिया एक परीक्षण है, भाटिया परीक्षण, उससे बुद्धि का मापन किया जाता है। वेसलर परीक्षण बुद्धि नापने से। स्टर्न के सूत्र में संशोधन किसने किया? टर्मन ने। किसने? टर्मन ने। बुद्धि को नापने के लिए पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई? जर्मनी में बनाई गई थी 1879 में विलियम वुंटो द्वारा। अगला प्रश्न, बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? ये वेसलर ने दिया था 1960 में। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? ये दिया था गुथरी ने। किसने? गुथरी। स्व सिद्धांत किसने दिया? कार्ल रोजर ने। अगला प्रश्न, आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था अब्राहम मास्लो ने। अगला प्रश्न, अधिगम का अर्थ क्या होता है? अधिगम का अर्थ वैसे तो देखिए होता है, अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो होता है सीखना, लेकिन अधिगम का अर्थ होता है व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन। ठीक है, आपके व्यवहार में अगर परिवर्तन हो रहा है उसका मतलब है आप सीख रहे हो। अधिगम से क्या तात्पर्य है? मानव व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। बिल्कुल निश्चित रूप से जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है उसी को हम बोलते हैं अधिगम। अधिगम पूर्ण कब होगा? मानव व्यवहार में जब स्थायी परिवर्तन हो जाएगा। देखिए अधिगम तभी पूर्ण माना जाएगा जब आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाए। अगला प्रश्न, संज्ञान किसे कहते हैं? तो किसी ज्ञान को ग्रहण करना ही संज्ञान कहलाता है। ठीक है, कोई भी नॉलेज है या कोई भी फैक्ट है, कुछ भी है, अगर आप उसको ग्रहण कर रहे हो तो वो आपका संज्ञान हो गया। व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो वाटसन। व्यवहारवाद के जनक वाटसन। मनोविज्ञान के जनक कौन है? सिगमंड फ्राइड। मनोविश्लेषणवाद के जनक है ये। मनोविश्लेषण विज्ञान के जनक कौन है? सिगमंड फ्राइड। तो ये हमारी वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको जो वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, जिससे हम और बढ़िया वीडियो आपके लिए लाते रहें। ठीक है, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।